नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का किया उद्घाटन। पूरे नॉर्थ ईस्ट को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी। कहा, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार। बोडो शांति समझौते ने कई अन्य समझौतों के लिए खोले रास्ते। भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती वर्ष समारोह। पीएम ने जनजातीय समुदायों के लिए 6,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने आदिवासी कल्याण को बताया एनडीए सरकार की प्राथमिकता। महाराष्ट्र चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। अमित शाह की ताबड़तोड़ जनसभा। कहा, महाराष्ट्र में असली शिवसेना भाजपा के साथ। झारखंड में राहुल गांधी ने फिर उठाया संविधान का मुद्दा। राजनाथ सिंह ने की एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत। हेमंत बिस्वा ने कहा, कांग्रेस ने किया देश का सर्वनाश। सवालों के घेरे में दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुस्लिमों से होता है भेदभाव। कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खुलासा। बीजेपी ने साधा निशाना। और बांग्लादेश में यूनुस प्रशासन के कई मंत्रियों के आतंकी कनेक्शन पर बढ़ा बवाल। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े लोगों को जगह दिए जाने का आरोप। आवामी लीग ने जताया कड़ा विरोध। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय महोत्सव में बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को शांति समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव बताया। मोदी जी वेलकम वेलकम वेलकम। भारत माता की भारत माता की। देश की राजधानी में ये बोडो संस्कृति का महोत्सव है। ये जीवंत बोडो समाज की भाषा, साहित्य और संस्कृति का जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खेल प्राधिकरण इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय महोत्सव की थीम समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है। बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिक जैव विविधता और पर्यटन संभावनाओं को ये रंगारंग आयोजन बड़े सलीके से प्रदर्शित कर रहा है। पीएम ने दशकों की हिंसा के बाद हुए बोडो शांति समझौते और उसके बाद शांति समृद्धि की बयार का जिक्र किया। महोत्सव को भावुक करने वाला पल बताते हुए पीएम ने कहा कि दिल्ली के एसी कमरों में बैठे लोग इसे नहीं समझ सकते। मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि बोडो शांति समझौते के सकारात्मक बदलाव कागज से निकलकर जमीन पर उतरे और उससे और शांति समझौतों की राह तैयार हुई। पीएम ने असम सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4,000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई है। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है। पीएम ने बोडो समुदाय को विश्वास दिलाया कि वो उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं करेंगे। पीएम ने हिंसा के रास्ते पर चलने वाले युवाओं से शांति के मार्ग पर वापस आने का आह्वान किया। नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए। बंदूक को छोड़िए। बम बंदूक पिस्तौल का रास्ता
कभी भी परिणाम नहीं लाता है। परिणाम बोडो ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है। आयोजन में शामिल बोडो समुदाय में पीएम मोदी के लिए बेपनाह प्रेम देखा गया। इस महोत्सव में बोडोलैंड क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल और भूटान के 5000 से अधिक कला प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बोडो संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं बोडो समुदाय के पारंपरिक परिधान और अन्य वस्तुओं की झलक दिखलाती डीडी न्यूज की टीम की ये खास रिपोर्ट। पहला बोडोलैंड उत्सव, अ मेगा इवेंट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। और इस बोडोलैंड उत्सव का एक अहम हिस्सा है ये बहुत ही शानदार प्रदर्शनी जिसका आयोजन किया गया है, जहां पर हम बोडोलैंड की जो पारंपरिक उत्पाद हैं, जो वहाँ की वस्तु है, वहाँ की कला और संस्कृति की एक बहुत ही खूबसूरत झलक देख सकते हैं। किस तरह से आप क्या कुछ बना रही है इस लूम में, थोड़ा बताएंगे? स्टॉल बनाया है मैम। और ये सिल्क का है? ये कॉटन की है और ये बोडो का ट्रेडिशनल लूम है। उसके ऊपर हम लोग जो लूम, ये हमारा जो जितना भी हमारा बोडो का सही होगा वो कपड़ा वगैरह उसको यही बनाते हैं। इसी कड़ी में क्या कुछ खास आप लाए हैं वहाँ से खास तौर पर इस प्रदर्शनी के लिए? जैसे ये हमारा दखना है, ये आपका बोडो कम्युनिटी का जो वोमेन है उनका अटेयर होता है। इनके साथ हम मैचिंग करते हैं, जैसे जस्ट लाइक आपका ये स्टॉल, दैट इट्स कॉल्ड जोमरा in Bodo language. This is for Bodo community and this is for Rajbangshi community. गामछा, ये हमारा गामछा है जो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी टाइम इसको लिया है, आप लोगों ने देखा है। ये भी है, मतलब बोडोलैंड एरिया में जितने भी कम्युनिटी बिलोंग्स करते हैं, हर कम्युनिटी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। बोडोलैंड की खास जो खान पान है वो भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। खास की जो वहाँ पर हर्ब्स हैं जो बहुत ही मानी जाती हैं, और त्योहारों पे नहीं, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी बोडोलैंड की जो निवासी हैं वो इन पारंपरिक हर्ब्स पर काफ़ी विश्वास करते हैं। डॉक्टर ज्योतिका हमारे साथ हैं। क्या कुछ खास लाए हैं आप इस प्रदर्शनी के लिए, और थोड़ी सी इन हर्ब्स के बारे में थोड़ा सा बताइए? बट गोखा, गोखाई यानी कि थोड़ा कड़वा, खट्टा। मैम, ये गखा का मीनिंग है कड़वा और गखई का मीनिंग है खट्टा। और ये आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फर्मेंटेड फिश है जो फर्मेंटेशन करके हम लोग इसको बॉटलिंग करके लाए हैं। मैडम आप ये देख सकते हैं, ये है एल्कलीन वाटर बोल सकते हैं। तो इसको ऐश, जब हम लोग कुछ प्लांट्स है जैसे कि बनाना प्लांट या फिर ब्लैक लेंटिल प्लांट्स है, 5-6 प्लांट्स को उसको हम लोग जला के उसका जो ऐश है उससे हम लोग इसको बनाते हैं। तो एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आज हम अपनी जो प्राचीन तकनीक हैं, जो पद्धतियां हैं, उन पर वापस जा रहे हैं, और एक कोशिश की गई है यहाँ पर किस तरह से उन हर्ब्स को और यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अल्कलाइन वाटर आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, काफ़ी मशहूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से देसी तकनीक से, असमीज तकनीक से ये अल्कलाइन वाटर बनाया गया है। तो आप ज़रूर इसका स्वाद चख सकते हैं, अपनी जीवन शैली में इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस बोडोलैंड उत्सव के जरिए। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया। बिहार के जमुई में हुए एक विशाल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया, तो बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर 6600 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत की, तो आज़ादी के आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान को नमन किया। पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री बिहार के जमुई में पहुंचे
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए मूल्य के स्मारक टिकट को जारी किया, जिसके बाद सम्मान स्वरूप स्मारक सिक्का और डाक टिकट को बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा को भेंट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई थी। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? आदिवासी समाज के लिए संस्कृति और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का मिजाज और अंदाज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदल चुका है। अब 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना से अति पिछड़े जनजातीय इलाकों में सड़कें बन रही हैं। शिक्षा के लिए करीब 700 एकलव्य स्कूलों का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। विशेष विश्वविद्यालय तैयार हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का विजन है, विकास और विरासत साथ साथ। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। विकास की कड़ी में प्रधानमंत्री ने जमुई से कुल 6600 करोड़ रुपए की आवास, सड़क, आंगनबाड़ी, वनधन विकास केंद्र, एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन या शिलान्यास किया। साथ ही बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के अवसर पर देश भर के जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मौजूदा सरकार परंपराओं से सीखकर विकसित भारत का निर्माण करेगी। जमुई से नितेंद्र और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने जमुई दौरे के दौरान एक आदि हाट प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने उत्पाद लगा रखे थे। आंध्र प्रदेश से आए आदिवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री को आदिवासी समुदाय के प्रोडक्ट्स सौंपे। देखिए संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। आदि हाट में तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं वो लगाए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर जब विजिट कर रहे थे तो इस आंध्रा के इस स्टॉल पर भी पहुँचे थे और इन लोगों ने प्रधानमंत्री को कुछ गिफ्ट भी दिया था। कई तरह के प्रोडक्ट थे जो गिफ्ट दिया था। क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था और जब प्रधानमंत्री यहाँ आए आपसे क्या बात कर रहे थे? पाडेरू ITDA से हम आए हैं। 7 लाख की हम आदिवासी जनता वहाँ पे स्थित है और पिछले जनमन में यानी जनवरी 15 तारीख को हम बात किए थे यानी वर्चुअल के रूप से। उसके बाद दूसरी बार हमारे झारखंड में हुआ था, लेकिन अचानक वहाँ पे थोड़ा कैंसिल हुआ था प्रोग्राम, यानी आए थे, हमारे साथ मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन अब तीसरी बार ऐसे सीधे उनके साथ बात करने की मौका मिला है। हमारे 7 लाख की जनता की तरफ से जो उगाते हैं प्रधानमंत्री की ओर से, ये हमारे ओर से उनको गिफ्ट दीजिए ऐसे बोल के हमको यहाँ भेजे से। इसीलिए हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा गिफ्ट उन्होंने ले लिए और बहुत आनंद लिए हैं सर। अच्छा, गिफ्ट में क्या क्या था? गिफ्ट में क्या क्या सामान था जो आपने पीएम को दिया था? राजमा है, रागी माल्ट है, काली मिर्ची, कॉफ़ी और मिलेट्स जो है ये सब हम उगाते हैं। ये सब उगाने के वजह से यहाँ पीएम जनमन के हमारा विकसित हुआ है। इसके वजह से धन्यवाद के रूप में ये सारे उगाने फसल उन लोगों को गिफ्ट के देने के लिए इनको भेजे हैं। चलिए धन्यवाद। तो ये आपने देखा आदिवासी समुदाय के लोग जो काफ़ी खुश हैं। प्रधानमंत्री के प्रयासों की वजह से इनकी न केवल आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है, एक कह सकते हैं कि नए नए प्लेटफॉर्म मिले हैं और जो आदिवासी प्रोडक्ट हैं वो
देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जमुई। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में आज भी सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने जमकर रैलियां की तो अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम भी किया। अमित शाह ने महाराष्ट्र में कई रैलियां करके महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला तो कांग्रेस के नेताओं के बयान पर फिर से विवाद हो गया है। संघ की तुलना आतंकी संगठन से करने के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। महाराष्ट्र का रण हुआ प्रचंड, वार पलटवार का दौर हुआ तेज। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए नारों और वादों का दौर जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर, उमरखेड़, हिंगोली विधानसभा में जनसभा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने जनता से सही सरकार चुनने का आह्वान किया, साथ ही महाविकास अघाड़ी पर औरंगजेब का फैन क्लब होने का आरोप लगाया। हमारी महायुति ने कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना है। और ये अघाड़ी जो है ये औरंगजेब फैन क्लब है। औरंगजेब फैन क्लब तय कर देना किसको चुनना है। कांग्रेस नेता का विवादित बयान, आरएसएस को बताया आतंकी संगठन। वहीं सत्ता में बरकरार रहने के लिए महायुति और विपक्ष की महाविकास अघाड़ी वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। संविधान को लेकर चल रही जुबानी जंग के बीच आरएसएस पर भी लगातार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हुसैन दलवाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से कर डाली। आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। वो चार बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। बता दें कि पिछले दिनों ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगों की लिस्ट भेजी है। उनमें से एक मांग आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी है। मुस्लिम वोट के लिए विपक्ष लगातार आरएसएस पर हमलावर है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी पर उलेमा के तलवे चाटने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने उलेमा बोर्ड के 17 मांगों को स्वीकार कर लिया। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया। 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। वाद और नारों के बीच राष्ट्रीय स्वयं संघ और संविधान पर लगातार चर्चा हो रही है। इनका मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी के 2 वीडियो शेयर किए हैं। पहले वीडियो में नोमानी बता रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार हारती है तो केंद्र की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। परिणाम स्वरूप नोमानी ने मुसलमान मतदाताओं से महाराष्ट्र चुनाव को केंद्र की सरकार पर निशाना साधने के अवसर के रूप में लेने को कहा है। वहीं दूसरे वीडियो में नोमानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और नाना पटोले को वोट जिहाद का सैनिक करार दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है।
ब्राजील में होने वाले G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया का दौरा करेंगे। ये पीएम मोदी की पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा होगी। नाइजीरिया के हिंदी भाषी दोस्ताना क्लब ने पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर एक वीडियो संदेश भेजा है, जिसे प्रधानमंत्री ने रिट्वीट भी किया है। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने अबुजा में नाइजीरिया में भारतीय उच्चायुक्त से पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया आ रहे हैं और हमारे साथ हैं नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त श्री जी बालासुब्रमण्यम। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं इस विजिट के बारे में और दोनों ही देश इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं। हाय मिस्टर बालासुब्रमण्यम, आपका डीडी न्यूज पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है नाइजीरिया के लिए, वेस्ट अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट दौरा माना जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत ही मुख्य विजिट है। हमारा प्रधानमंत्री पहले बार वेस्ट अफ्रीका आ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं नाइजीरिया से। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका क्या पूरा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। 200 मिलियन पॉपुलेशन है इनका और अच्छा सा इनका जीडीपी भी है। सो हमारा प्रधानमंत्री का दौरा जो है हमारा दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। भारत उभरा है ग्लोबल साउथ का लीडर बनके, ऐसे में नाइजीरिया के ये विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है? जब भारत ने G20 का प्रेसिडेंसी संभाला उस समय हमारा प्रधानमंत्री ने उसी समय डिसाइड किए थे कि नाइजीरिया को गेस्ट कंट्री के मुताबिक बुलाएंगे एंड ये पहला मौका है नाइजीरिया के लिए G20 में बैठने के लिए, G20 का मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। तो वो बहुत ही खुश हैं कि हमने उनको ये मौका दिया है एंड उस मौके को इस्तेमाल करते हुए इनका जो राष्ट्रपति जो पहुंचे थे पिछले साल हमारे यहाँ G20 समिट में, उस समय भी हमारा प्रधानमंत्री और इनका राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात हुई और ये जो दौरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, ये फॉलो अप विजिट बोल सकते हैं एंड हमारा रिश्ते को और मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है और भारत भी इस बात में गर्व महसूस करता है कि वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसको लीड कर रहा है। अगर हम इस दौरे की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या मेजर टेकअवेज हैं इस दौरे के? ये दौरा से हमारा रिश्ता और बायलैटरल रिश्ता मजबूत होगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमारा जो कोऑपरेशन है उसके बारे में भी हमने हार्मोनाइज करने का कोशिश करेंगे। हमारा दोनों का व्यू पॉइंट मोर और लेस सिमिलर हैं, तो उसको भी हम दोबारा कंसोलिडेट करेंगे एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट जैसे बोलते हैं, बिकॉज मोर देन 50,000 के ऊपर भारतीय इधर नाइजीरिया में मौजूद हैं। इनका तरफ से भी बहुत सारा लोग इंडिया में काम करते हैं, पढ़ते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बहुत अच्छा मजबूत होने का दौरा है एंड इकोनॉमी के ऊपर ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है नाइजीरिया में। बहुत सारा इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन भी आ रहे हैं मिलने के लिए। तो ये दौरा हमारा इकोनॉमी, हमारा पॉलिटिकल, हमारा कल्चरल, पीपल टू पीपल कांटेक्ट पूरा में रिश्ता मजबूत करने के लिए मदद करेगा। बहुत सारी बातें हैं जो भारत और नाइजीरिया के बीच में न सिर्फ समान है बल्कि दोनों देशों की संस्कृति को भी जोड़ती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम जो इस दौरे की बात कर रहे हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट MOUs साइन होने वाले हैं और खासतौर से जो बायलैटरल होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और नाइजीरिया के राष्ट्रपति के बीच में, उसके बारे में बताइए। हम MOU साइन करेंगे, कल्चर का फील्ड में साइन करने वाले हैं, कस्टम्स कोऑपरेशन के फील्ड में साइन करने वाले हैं, डिजिटल इकोनॉमी में भी हम काम कर रहे हैं। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इकोनॉमी एंड डिजिटल साइड, ये तीनों में हमने अच्छा खासा MOUs होने का चांसेस हैं एंड सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के बीच में भी हम एक होने वाला है। इससे हमारा कांटेक्ट और मजबूत होगा, हमारा रिश्ता और भी स्ट्रांग होने का पूरा मौका है। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें, MSMEs और स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या हमारे प्राइवेट कंपनीज नाइजीरिया के डिफेंस प्रोडक्शन में भी कुछ मदद कर रही हैं?
जरूर। मार्च महीना में, इसी साल मार्च महीना में हमारा एमएसएमई जो डिफेंस साइड में काम करते हैं उनका एक दौरा हुआ था। यहाँ कई सारे कंपनियां आई थी, इनका कुछ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए थे। हमारा एम्बेसी ग्राउंड्स में भी हमने एक एग्जीबिशन लगाए थे जिसमें बहुत सारा मिलिट्री ऑफिसर्स इनके तरफ से, नाइजीरिया की तरफ से आए थे। एंड कुछ आपस में कुछ जॉइंट वेंचर भी कुछ कर रहे हैं, स्टार्टअप्स भी देख रहे हैं। एंड मेरे हिसाब में कुछ सिमुलेटर्स भी हमने पहले भी दे चुके हैं। ये सब पूरा निजी क्षेत्र से ही आ रहा है भारत और नाइजीरिया के बीच में। एंड मेरे हिसाब में तो बातचीत उन लोगों के बीच में बातचीत चल रही है एंड जल्द ही जल्द उसका अच्छा सा कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो आपने सुना हाई कमिश्नर जी बाला सुब्रमण्यम को, इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो पहला दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नाइजीरिया आ रहे हैं, पहली बार इस देश में आ रहे हैं, वो भारत और नाइजीरिया के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। कैमरामैन रविंद्र और मोर मुकुट शर्मा के साथ अबुजा से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार देखने को मिला। घुसपैठियों पर दिए बयान पर कांग्रेस घिर गई है तो उसके सहयोगी जेएमएम अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस को घुसपैठियों को संरक्षण देने के मुद्दे पर घेरा है। आज तमाम दलों के दिग्गज स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में बीजेपी ने जहां प्रचार के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी है, तो वहीं सत्ताधारी इंडी गठबंधन भी पूरे दमखम दिखा रहा है। वहीं बोकारो के चंद्रपुरा की सभा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। प्रदेश प्रभारी के बयान पर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देने का ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? आज तक किसी ने खंडन नहीं किया। हालांकि बयान के बाद मचे बवाल पर गुलाम अहमद मीर का बचाव करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मीर साहब ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम सबको देंगे, सभी को देंगे। कहने का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, हरिजन, दलित, तमाम लोगों को। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने झारखंड के धनबाद में इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया। वहीं झारखंड भाजपा सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने देवघर में गांधी परिवार पर देश का सर्वनाश करने का आरोप लगाया। हर 2 महीने पर कभी कहीं किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं पर कोई नगर परिषद का हो रहा है, नगर पंचायत का हो रहा है, ग्राम सभा का हो रहा है, कभी विधानसभा हो रही है, कभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपका खर्च होता है, आपकी गाड़ी कब आई रहती है आपको पता नहीं। इन लोगों ने कभी इसकी चिंता की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने कहा भाई अब साल भर चुनाव होता रहे और हम पब्लिक का पैसा खर्च करते रहे चुनाव पर, अब ये नहीं चलेगा। गांधी परिवार देश को सर्वनाश किया है, देश को घुसपैठियों का आगे नतमस्तक करवा दिया है। तो राहुल जी को समझना चाहिए कि हम उससे नहीं डरता हूँ। झारखंड के बोकारो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली में एक बार फिर संविधान का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये धन जो है, ये जंगल जो है, ये जमीन जो है, जल जो है, कोयला जो है, ये आपका है। ये इसमें लिखा है, संविधान में लिखा है, इसीलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, जनता किस पर भरोसा करती है। बहरहाल बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन दोनों आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियों के बीच जहां एक और विपक्ष राज्य सरकार और भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा अपने विकास कार्यों के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में जुटी हुई है। राज्य विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त विकास कार्य हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की मदद से अकेले रेलवे में कई हजार के बड़े प्रोजेक्ट संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर कार्य जारी है। इन कार्यों में बुलेट ट्रेन के लिए 156 किलोमीटर के हिस्से पर जारी कार्य भी शामिल है। महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश का। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स लिए गए और राज्य सरकार की उसमें मदद के साथ बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी हुआ है। अगर आप केवल रेलवे की ही बात करें तो अकेले रेलवे में 1,64,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है। 318 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन का 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। फ्रेट कॉरिडोर का 178 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी भी हाल ही में जालना, जलगांव और अजंता रेल कनेक्टिविटी से जो हमारा मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। महाराष्ट्र के ठाणे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुद्धिजीवियों की बैठक को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अघाड़ी अल्पसंख्यकों का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये राहुल गांधी संविधान लेके घूमता रहता है। जब देखो तो संविधान की किताब, अंदर पढ़ा कुछ नहीं होगा, इसको मालूम नहीं, संविधान का कुछ जानकारी नहीं इनको। तुष्टीकरण कर रहे हैं, डायलॉग, ओबीसी का हिस्सा, एससी का हिस्सा, एसटी का हिस्सा, इसका हिस्सा लेकर के माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। मनमोहन सिंह कहते हैं इस देश का पहला हक माइनॉरिटीज का है संसाधन पर, और उसमें भी मुस्लिम का है। ये डिवाइड एंड रूल है कि नहीं है? ये तुष्टीकरण है कि नहीं है? जेपी नड्डा ने भारत में हुए मुंबई हमले को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उल्टा प्रधानमंत्री से ही सवाल करने लगी। यही मुंबई में 26/11 हुआ। यही यूपीए की सरकार डोजियर लेके फिरती रही पाकिस्तान के पास। अभी भी वो डोजियर पड़ा हुआ है। ये डोजियर लेके फिरते रहे, कसाब को बिरयानी खिलाते रहे, लेकिन अगर उरी में कोई घटना घटी तो 15 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करके दिखाया। अगर पुलवामा में घटना घटी तो 15 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके दिखाया और बताया, और पाकिस्तान चू तक नहीं कर सका, बोल तक नहीं सका। और यहां हमारे कांग्रेस के भाई प्रमाण मांगने लगे, प्रमाण। आप देखो क्या क्या राजनीति हो गई है। यानी एनडीए का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। इस तरीके की स्थिति आई। कॉल ऑफ जस्टिस नाम के एनजीओ ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और मतांतरण के दबाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दी गई है। जामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम कर्मियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से भेदभाव को लेकर एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है। एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से जामिया के विद्यार्थियों और कुछ कर्मियों की शिकायत के बाद एक समिति गठित की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन धिंगरा की अगुवाई में गठित 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति ने 100 पन्ने की अपनी रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं, प्रोफेसरों, कर्मियों पर धर्म बदलने यानी इस्लाम स्वीकार करने का अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनाया जाता है। हिंदू शिक्षकों और कर्मियों को कई तरह से परेशान किया जाता है। महिला शिक्षकों और कर्मियों पर कई तरह के दबाव बनाया जाता है, यहाँ तक कि उनसे विश्वविद्यालय के ही किसी मुस्लिम शिक्षक और कर्मी के साथ शादी करने को लेकर भी अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव दिया जाता है।
एक प्रोफेसर ने तो ट्विटर पे लिख दिया कि मैं ऐसे सभी छात्रों को फेल कर दूंगा। एक ने कहा कि भैया इस्लाम नहीं जब अपनाओगे तो पीएचडी पूरी नहीं होगी। जो मेरे ही एविडेंस में है, गैर मुस्लिम छात्रों की संख्या इसलिए कम हो रही है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर हॉस्टाइल होता जा रहा है गैर मुस्लिम के प्रति। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू शिक्षकों के प्रमोशन रोकने का भी प्रयास किया जाता है। उन्हें तरह तरह के हथकंडों के जरिए परेशान किया जाता है। समिति कहती है कि गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कैंपस के अंदर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ मुस्लिम अतिवादी संगठन सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू छात्र छात्रों को हिंदू त्योहार मनाने पर भी प्रताड़ित किया जाता है। जो मुस्लिम छात्र इन त्योहारों को देख रहे होते हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है। लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कई मुस्लिम अतिवादी संगठन परिसर के बेहद निकट सक्रिय हैं। इसमें जो रिपोर्ट बताई गई है किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट और कन्वर्जन के प्रयास किए जा रहे थे, और इसमें ये भी बताया गया किस प्रकार से एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ये जो चल रही हैं उसके बारे में बताया गया। तथ्य खोजी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि लगभग हर गवाह ने जामिया में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और गैर मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात के बारे में गवाही दी, चाहे गैर मुस्लिम छात्र हो या शिक्षण संकाय का सदस्य। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जामिया मिलिया इस्लामिया की इस रिपोर्ट को चौंकाने वाला बताते हुए सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में धर्मांतरण के खेल को रोके जाने की मांग की है। जामिया इस्लामिया जैसे सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में इस तरह से धर्मांतरण का जो कुल्लम कुल्ला धंधा चल रहा है ये तत्काल रोका जाना चाहिए, और जो लोग ये भेदभाव कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में जामिया परिसर में दीपावली के दौरान हिंदू छात्राओं द्वारा रंगोली बनाने पर खासा विवाद हुआ था। इसके साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स भी समय समय पर गैर मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के साथ भेदभाव की खबरें प्रकाशित करती रही हैं। ऐसे में इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आने के बाद ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। शैलेंद्र मिश्र और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और धर्मांतरण की जांच करने वाली फैक्ट फाइंडिंग समिति ने 65 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि किस प्रकार संस्थान में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा था और उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया। आइए कुछ पीड़ितों की आपबीती पर एक नज़र डालते हैं। तो गवाह नंबर 1 की आपबीती यह है कि इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर एसोसिएट प्रोफेसर ने उसके साथ गलत किया। हिंदू सहायक परीक्षा नियंत्रक को काफिर बताते हुए सुविधाओं से वंचित रखा गया। संकाय के एक सदस्य पर इस्लाम कबूल करने और मुस्लिम से शादी का दबाव डाला गया। एक अन्य प्रोफेसर को इस्लाम कबूल न करने पर चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई। नियुक्ति के 2 महीने बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर को पवित्र पुस्तक दी गई। वह इस्लाम पर चर्चा के लिए मजबूर किया गया। 2 गवाहों पर पवित्र पुस्तक पढ़ने का दबाव डाला गया। विरोध करने पर पदोन्नति रुकी। 2007 में क्लर्क के पद पर नियुक्त हिंदू कर्मचारी को मुस्लिम सहकर्मियों ने इस्लाम अपनाने को लेकर धमकी दी। 2007 में नियुक्त एक अन्य स्टाफ को नमाज अता करने के लिए बुलाया गया और नमस्ते बोलने पर चेतावनी दी गई। पीएचडी छात्र को मुस्लिम सहकर्मियों और शिक्षकों से लगातार धर्म आधारित टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम कर्मचारी का दावा है कि गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण के लिए प्रोफेसरों की पीएफआई व तबलीगी जमात जैसे संगठनों से सांठगांठ है। एक छात्र ने दावा किया कि गैर मुस्लिमों को पवित्र पुस्तक पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। गैर मुस्लिम छात्रों को हिंदू धार्मिक त्योहारों को मनाने से रोका गया। तो आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेप 3 के तहत कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि अब कौन सा दफ्तर कितने बजे खुलेगा। तो दिल्ली नगर निगम का दफ्तर 8:30 बजे सवेरे खुलेगा, शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे।
दुनिया के सबसे प्रभावी और प्रतिष्ठित ऑडिट संस्थानों में से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय शनिवार को अपना चौथा लेखा परीक्षा दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में सुबह 10 बजे शुरू होगा। दिल्ली के IIPM में आज जनजाति गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और जनजाति मंत्रालय ने ये रंगारंग कार्यक्रम बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर आयोजित किया। इसमें आदिवासी कलाकारों ने नृत्य और संगीत से सबका मन मोह लिया। ये साल है जो 150वां वर्ष है जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाएगी। जो पहल हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हो, चाहे वो रोजगारी में हो, लाइवलीहुड्स में हो, इन सब में और साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको बरकरार रखते हुए, उसको बढ़ावा देते हुए, ये 10.5 करोड़ की आबादी का जो धरोहर जो है वो कोई छोटा मोटा धरोहर नहीं है। इलाके से, अलग अलग राज्य से यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के आर्टिस्ट आए हैं, डांसर आए हैं, पेंटर्स आएंगे और यहाँ पर मिल करके ये खुशी मनाते हैं। आज के दिन एक गौरव जो उसे कहते हैं दिवस के दिन गौरव यात्रा भी हम निकालते हैं, जो कि पूरे ही कभी अलग अलग जहाँ पर इलाकों में जा कर के ये अपने डांस परफॉर्मेंस की एक झलक दिखाते हैं, शो करते हैं और काफ़ी, चूँकि ये गौरव यात्रा है, गर्व महसूस करते हैं, खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी हम लोगों ने किया है। देश भर में आज श्रद्धापूर्वक कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और प्रकाश पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में खास तौर से रौनक देखने को मिल रही है, तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है। कैसी है देश भर में इन त्योहारों की रौनक, ये रिपोर्ट देखिए। देश ने शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और प्रकाश पर्व का त्योहार मनाया और जगह जगह श्रद्धालुओं ने नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। देश भर में गुरु नानक देव जी की जयंती पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख समुदाय के सबसे अहम त्योहार प्रकाश पर्व को देश भर में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। देश भर के गुरुद्वारों में भी विशेष सजावट की गई। सुबह से ही भजनों का पाठ करने के बाद कथा और कीर्तन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। ये हमें समाज की सेवा करने और अपनी धरती को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। आज उनका जन्मदिन पूरी दुनिया मना रही है। ये त्योहार खाली सिखों का त्योहार नहीं है, ये दुनिया का त्योहार है। बहुत से ऐसे मजहब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं जो नमस्ते सत श्री अकाल ना करके धन गुरु नानक करते हैं। प्रकाश पर्व के साथ साथ देश में देव दीपावली का त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी के घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने काशी में नमो घाट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। देव दिवाली पर अयोध्या, वाराणसी और हरिद्वार के घाट झिलमिलाते दियों से जगमगा उठे। पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इतना अच्छा लगा है, मैं कैसे बताएंगे। बहुत अच्छा लगा है। मैं क्या महसूस में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अद्भुत कह सकते हैं इसको, इससे बढ़िया और क्या देखने को मिलेगा हमारे को।
एक मतलब वो कहते हैं ना जन्नत की शहर हमने कभी देखी नहीं है, पर ये लग रहा है ये जन्नत की शहर ही है हमारे लिए तो आज के दिन। बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत देव दीपावली पहली बार देखी है। योगी जी ने बहुत अच्छा सारा को मेंटेन किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। मज़ा भी बहुत आ रहा है, खूब लाइटें, खूब अच्छी से रौनक है यहाँ पे। पहली बार मनाए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में श्रद्धालुओं ने नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। अल सुबह से ही देश भर के घाटों, खासकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गुरु पर्व कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर ने भारत में आस्था की ज्योति को और दीप्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू और सिख दोनों धर्मों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार और गुरु पर्व भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया गया। सिख समुदाय ने शुक्रवार को नेपाल में भी गुरु पर्व मनाया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जयंती का पावन त्यौहार गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु पर्व के दौरान काठमांडू में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग में लंगर भी लगाया गया। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काठमांडू के आदिनाथ मंदिर में महीने भर चलने वाले चोवर उत्सव के समापन समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने आदिनाथ को फल, फूल, घी के दिए और धूप अर्पित किया। गुरु पर्व के अवसर पर नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा कि गुरु नानक ने मानवता का जो संदेश दिया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद नेपाल बांग्लादेश को भारत के ट्रांसमिशन ग्रिड द्वारा बिजली भेजेगा। इस समझौते को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक करार दिया है। तीन देशों के पावर डिपार्टमेंट्स ने आपस में एक समझौता किया है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर पावर परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, जिसमें नेपाल के 40 मेगावाट पावर, हाइड्रो पावर का एक समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो उन्होंने, नेपाल सरकार ने अपनी पावर को बांग्लादेश भेजने के लिए भारत का जो ट्रांसमिशन ग्रिड है उसका उपयोग किया है। तो एक प्रकार से एक पहला प्रयोग ये हुआ है और मैं समझता हूँ इसमें तीनों देशों का ही लाभ है। कोई जनरेटर है, कोई यूज़र है और कहीं ट्रांसमिशन का काम है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमेशा से कांग्रेस की नीतियां विभाजनकारी रही हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को देश की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। जिस प्रकार के विभाजन की उनके दिमागों में चीज़ भरी हुई है, वो अपनी ही चीज़ को बार बार याद करके और दूसरों पर अपनी भड़ास निकालते हैं। वास्तव में विभाजनकारी नीतियां कांग्रेस की रही हमेशा। 370 विभाजन का एक षड्यंत्र, ये उनके पूर्वजों ने ही रखा हुआ था। देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 370 का एक प्रावधान करा करके जम्मू कश्मीर को जो इस देश से अलग करने का जो रास्ता बना रखा था, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत सरकार ने और इसको निरस्त किया। और मैं समझता हूँ कि देश की अखंडता में इससे बड़ा कोई उपयोग नहीं हो सकता। विविभा 2024 सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम के SGT विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन RSS से संबद्ध भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का समापन 17 नवंबर को किया जाएगा। सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, दुनिया मानती है कि 16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था। उन्होंने कहा कि हम समग्र विकास को महत्व देते हैं। विकास करें या पर्यावरण की रक्षा करें, दोनों में से एक चुनना है। जैसे मनुष्य का जीवन दोनों में से एक नहीं चुनना पड़ता है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी बचेगा। ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक भारत सब क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी था। अपने आप पर विकास समग्रता से देखा जाता है। व्यक्तिगत विकास है तो शरीर का विकास होना चाहिए,
मन और बुद्धि का विकास होना चाहिए और आत्मभान भी जागना चाहिए। विविधा 2024 सम्मेलन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि अब हम अपने रॉकेट से किसी भी तरह का उपग्रह प्रक्षेपित कर सकते हैं। Today we have capability to launch whatever satellite that we want to launch from our own soil using our own rockets, and we are able to produce it using most of the indigenously grown technologies using our own industries to an extent of almost 90%. It's really not a small feat at all. But then if you want to really grow further beyond this point, then the vision that we need to lay down for the next 25 years becomes important. That's why recently there was a vision announced by Honorable Prime Minister in space technology that we have a long-term plan of bringing about a major change. And this change involves expanding or opening the space sector amongst everybody. We want all of us to get involved, which includes industries, academic institutions, startups and business houses. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा माछरा ब्लॉक के गांव नंगली किठौर को प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विकास अधिकारी नुपुर गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि नंगली किठौर का तंबाकू मुक्त होना न सिर्फ मेरठ बल्कि प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल ने बताया कि न केवल सीएमओ ने इसको तंबाकू मुक्त घोषित किया है बल्कि लखनऊ से शासन की टीम ने भी आकर इसका सर्वे किया था और ग्रामीणों की मदद से ये ग्राम पंचायत प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत खर्च का विषय है, सराहनीय कार्य है और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी लाइफ टाइम चीज़ों में ऐसे कार्य करने को मिल जाते हैं जो कि हम अपनी बुकलेट में लिख सकें कि हमने ये कार्य करा था। और मैं चाहूँगा कि और भी गाँव इस चीज़ से एग्जाम्पल लें और तम्बाकू मुक्त हो। न सिर्फ मेरठ जनपद का बल्कि पूरे प्रदेश का नंगली किठौर ये पहला ग्राम पंचायत बना है जहाँ पर पूरा ही गांव तंबाकू मुक्त हो गया है। मेरी अब यही अपील है यहाँ के लोगों से कि वो इस चीज़ को बरकरार रखें, आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर तंबाकू की बिक्री ना होने दें। हमारा पहला ग्राम है जो तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है और ये बड़ा मेहनत का काम रहा। 1 साल से हम लोग लगे हुए थे, हमारी टीम और गांव वालों का विशेष रूप से विशेष सहयोग रहा। यहाँ के दुकानदारों का विशेष सहयोग रहा, यहाँ के ग्राम प्रधान का भी बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। जैसे नंगली किठौर वालों ने इस चीज़ को छोड़ दिया है, ऐसे ही मेरी अपेक्षा रहेगी कि बाकी लोग भी, बाकी गाँव वाले भी इसमें पहल करेंगे और तंबाकू छोड़ने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भुवनेश्वर में मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया। सत्र के बाद उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रोलाइजर्स के भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए हैकाथॉन पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के युवाओं के कौशल को मंच देने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। 200 to 250 जो पार्ट्स है इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में आज के दिन में इंपोर्ट होता है, तो इसको इंडिजनाइजेशन करने के लिए, डोमेस्टिकली डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक हैकाथॉन बनाने का, हैकाथॉन जो होता है मीन्स थ्रोइंग द चैलेंज टू द स्टार्टअप्स। इतना प्रोडक्ट्स हमको चाहिए विद ए अश्योर्ड ऑफटेक दैट इज परचेज। वी वांट टू हार्नेस द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन गुड्स, that is startups, to promote the आत्मनिर्भर भारत। और जैसा कि बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित बोडोलैंड महोत्सव में हिस्सा लिया। महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बोडो वासियों से मुझे अपार स्नेह मिला है, इस प्यार को मैं कभी भुला नहीं सकता। बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया,
जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। प्रधानमंत्री ने बोडो शांति समझौते के बाद की स्थिति को भी रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि पिछले 4 सालों में शांति के कारण बोडोलैंड में विकास कार्यों में काफी तेजी आई है। साथियों, विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था, आप सबने मेरे उस विश्वास का मान रखा, मेरे शब्द की इज्जत की और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है। दोस्तों, और मैं भी, हमारी सरकार, असम सरकार आपके विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। पहले बोडो महोत्सव के दिल्ली में आयोजित होने से उत्साहित ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष दीपेन बोरो ने कहा कि 2 दिवसीय बोडोलैंड महोत्सव शांति बनाए रखने और एक जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और स्वदेशी बोडो लोगों को एकीकृत करता है। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज से शुरू हो गया है और इस महोत्सव को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। आपका जो बहुमूल्य भाषण से वो उसको उद्घाटन किया और इस जो महोत्सव का जो उद्देश्य था, शांति का वार्ता को देश दुनिया में लेके जाना। इस महोत्सव को का जो उद्देश्य है, भाषा साहित्य को देश और दुनिया में आके लेके जाना और प्रधानमंत्री जी का गरिमामय उपस्थिति ही इस महोत्सव का अभी जो इसका सफलता मिले है। हम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये जो शांति लाने का जो वार्ता है 2020 के शांति सूत्र के जो समझौते के बाद प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति से आज देश और दुनिया में ये चला गया है और बीटीआर मॉडल जो शांति का मॉडल है, देश का हर एक कोने में जो जहाँ हिंसा हो रहा है उस मॉडल को अपनाने का बात प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।